प्रिय बच्चों, आप जीव प्रक्रम के अधिकांश मुख्य भाग को आप पढ़ चुके हैं। आज अंतिम उत्सर्जन तंत्र का अंतिम टॉपिक आपका है नेफ्रॉन की क्रियाविधि। तो इसमें कुछ आप ध्यान दें तो यहाँ पर मानव में नेफ्रॉन और एक कृत्रिम वृक्क दोनों को हम एक साथ जोड़े। समझते हैं क्यों? क्योंकि यह तो हमारा एक प्राकृतिक जन्म के साथ हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन यह भी एक वृक्क है जिसको हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। यह वह व्यक्तियों के लिए है जिसका वृक्क खराब स्थिति में है और उनको इस जो आप प्रक्रिया को देख रहे हैं कृत्रिम वृक्क, इसको डायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायलिसिस। तो यह उस व्यक्तियों के लिए होता है जिसका वृक्क खराब स्थिति में है, तो डॉक्टर द्वारा तत्काल रक्त से उत्सर्जन पदार्थ को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम दोनों को एक साथ, हम आपके सामने दोनों को एक साथ रखे हुए। सोचिए क्यों? क्योंकि जैसे आप मानव वृक्क या नेफ्रॉन की क्रियाविधि समझेंगे, उसी की तरह इसको भी आप आसानी से समझ जाएंगे। आपको एक ही बार में दोनों प्रश्न तैयार हो जाएंगे। कृत्रिम वृक्क अपोहन को, इसको अपोहन कहते हैं या डायलिसिस भी कहते हैं। तो अब तैयार हो जाइए और आज एक साथ हम दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चित्र यहाँ आपको ये नेफ्रॉन की संरचना है और यह जो है कृत्रिम वृक्क की संरचना है। यहां देखिएगा चयनित परागम्य झिल्ली की नलिका जो काम कृत्रिम वृक्क में करती है वह हमारे वृक्क में यहां पर होता है। ठीक है? तो दोनों को एक साथ हमको जानने में दिलचस्पी भी होगी और जल्दी तैयार भी होगा। तो देखिए यहां पर इसकी मुख्य पार्ट बोमन संपुट, कोशिका गुच्छ, ग्लाइमेरुलस, वृक्क की नलिका ने इसको वृक्क की नलिका, वृक्काणु के नाम से भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, और नेफ्रॉन के नाम से भी पूछता है। यह वृक्क शिरा है या वृक्क धमनी है या बोमन संपुट, या बोमन संपुट है जो बाहर से घेरा दिखाई दे रहा है, या आपका नेफ्रॉन है या वृक्काणु की, यह जो दिखाई दे रहा है यहाँ, यह वृक्काणु की नलिका है और यह कोशिका गुच्छ है या ग्लाइमेरुलस है, ये संग्राहक वाहिनी है। इतना ही इसका मुख्य पार्ट है और इसके सहारे हम नेफ्रॉन की क्रियाविधि को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए बहुत आसान, यहां से ध्यान दीजिए, जैसे ही पहले इसको समझने के बाद ध्यान दीजिए इसका एक परिभाषा के रूप में कि वृक्क की संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यानी वृक्क में जो क्रिया होती है वह नेफ्रॉन की क्रिया है
क्योंकि वृक्क की रचना भी नेफ्रॉन से हुई है और उसकी क्रिया भी नेफ्रॉन के द्वारा ही होती है, इसीलिए हम लोग इसको वृक्क की संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो आप अपने माइंड में यह क्लियर हो, चाहे वृक्क की क्रिया विधि पूछे या नेफ्रॉन की क्रिया विधि पूछे, दोनों एक ही चीज, दोनों का आंसर एक है। तो हम अब आपको यहां से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ही वृक्क धमनी में उच्च दाब पर रक्त प्रवाहित होती है, कहाँ? ग्लाइमेरुलस में। कहाँ प्रवाहित होती है? ग्लाइमेरुलस में। इसको कोशिका गुच्छ भी कहा जाता है। यह इतनी महीन महीन केशिकाएं हैं जो रक्त जो उच्च दाब पर इसमें प्रवाहित होती है, तो जितना अनावश्यक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या कर देती है? एक जटिल फिल्टर करती है, पूरे आवश्यक अनावश्यक पदार्थ को निकाल देती है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, कुछ आवश्यक पदार्थ को भी ये छान लेती है। जैसे कुछ ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लौह और प्रचुर मात्रा में जल। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लौह और प्रचुर मात्रा में जल को भी ये छान लेती है। आपको ध्यान देने की जरूरत है, वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। जो अतिरिक्त निकाल देती है वह भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसके बाद रक्त जब वृक्काणु की नलिका में प्रवेश करती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण नलिका है। इस नलिका में यह खूबी होती है, इसमें बहुत सारी, इन नलिका में बहुत सारी रक्त केशिकाएं होती है जो कोशिका गुच्छ द्वारा अतिरिक्त आवश्यक पदार्थ, एमिनो अम्ल, प्रोटीन या अतिरिक्त जल अगर यह छान लेगी तो वह कोशिका वृक्काणु की नलिका में प्रवेश करती है और अन्य जो छाना हुआ पदार्थ है वह बोमन संपुट में जमा हो जाता है। लेकिन वृक्काणु की जो नलिका है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रक्त वाहिकाएं क्या करती है कि जितना अतिरिक्त जो हमारे लिए उपयोगी ग्लूकोज है, इम्यूनो अम्ल है, खनिज लवण जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, अतिरिक्त जल है, उसको पुनः अवशोषण कर लेती है, पुनः अवशोषण कर लेती है और रक्त में उसको मिला देती है। इससे हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान बच जाता है, क्योंकि जो आवश्यक पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी है और वो भी अगर कोशिका गुच्छ द्वारा छान जाए तो मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर हो जाएगी, तो उससे हमारे शरीर का नुकसान होगा, पोषक तत्व की कमी होगी। इसलिए यह वृक्काणु की नलिका उस कमी को दूर करती है और अतिरिक्त पोषक तत्व या प्रोटीन या लवण या जल इसको पुनः अवशोषित करती है और इस अवशोषण के बाद जो अंत में यूरिया या लवण या शरीर की आवश्यकता से अधिक जो जल है, उस जल को ये हमारी संग्राहक वाहिनी में जमा कर देती है। इस पर थोड़ा एक बार और ध्यान दीजिएगा, दोहरा रहे हैं। कोशिका गुच्छ जब फिल्टर कर लेती है रक्त को और बोमन संपुट में इकट्ठा करती है, इस क्रम में रक्त से कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लौह और जल भी छन जाता है। वे छना हुआ जल हमारी वृक्काणु की नलिका में प्रवेश करता है। इसकी रक्त वाहिकाएं उनको पुनः अवशोषित कर लेती है और उसके बाद जो बचता है, 2 बार फिल्टर होता है, एक बेर यहाँ
जो हमारी कोशिका गुच्छ में दूसरा फिल्टर होता है हमारा वृकाणु की नलिका में, और दोनों फिल्टर के बाद जो अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिया हो, कुछ लवण और व्यर्थ पदार्थ, वो सब इकट्ठा हो जाता है संग्राहक वाहिनी में, और संग्राहक वाहिनी के बाद वह मूत्राशय में जमा होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा वह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो देखिए, एक बार ये इतना आसान है कि एक बार आपको यहां से शुरू करना है, आना है आपको कोशिका कुछ जटिल फिल्टर होता है इसमें, लेकिन इस फिल्टर में कुछ आवश्यक पदार्थ का भी फिल्टर होता है और चीज आपको गोमन संपुट में जमा होता है, लेकिन जो अतिरिक्त निकल गया वे फिर हमारे वृकाणु की नलिका से होकर प्रवाहित होता है, और इस नलिका में बहुत सारे रक्त वाहिकाएं होती है। वे रक्त वाहिकाएं उस आवश्यक पदार्थ को जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है पुनः अवशोषण कर लेती है, और 2 बार के बाद, एक यहाँ और इसके बाद रक्त वाहिका में जो रक्त वाहिकाएं हैं वृकाणु की नलिका में, उसके द्वारा तब वह बचा हुआ पदार्थ जिसको हम लोग मूत्र कहते हैं वह पहुंचता है संग्राहक वाहिनी में, और यहाँ से मूत्राशय में और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ध्यान दें कि नेफ्रॉन की जो मुख्य कार्य है वह रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को छानना और मूत्र बना के शरीर से बाहर निकालना, यही इसका मुख्य कार्य है। और अगर वृकाणु के नाम से भी प्रश्न आता है तो याद रखिए नेफ्रॉन को वृकाणु भी कहते हैं। फिर अगर तीसरा प्रश्न आपका वृक्क की क्रिया विधि आएगा तो भी यही आंसर है, क्योंकि वृक्क नेफ्रॉन की ही इकाई है, नेफ्रॉन से ही बना हुआ है वृक्क, और वृक्क की क्रिया भी आपको नेफ्रॉन करती है, तो इसका आंसर में जुट जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको समझ जाते हैं बढ़िया से, तब आइए यहां वृक्क खराब वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो बेड पर लेटा हुआ है, इसको वृक्क संबंधी समस्या है। तो इस समस्या से बचाने के लिए डॉक्टर क्या करेगा तत्काल में, उसका रक्त जब वृक्क खराब स्थिति में है तो रक्त प्रदूषित हो जाएगा, और उस प्रदूषित रक्त को साफ करने के लिए डॉक्टर एक कृत्रिम वृक्क का सहारा लेता है, और कृत्रिम वृक्क से उसके रक्त को शुद्ध करता है और फिर शरीर में वापस भेजता है। तो यह प्रक्रिया को हम अपोहन, कृत्रिम वृक्क अपोहन के नाम से भी जानते हैं, इसको डायलिसिस भी कहा जाता है। अब आइए यहाँ, यह एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिए उसका धमनी और सीरा दो, उसके हाथ में यहाँ धमनी और सीरा दोनों नस को या वाहिकाएं को 2 पाइप से जोड़ दिया गया है। एक पाइप जो धमनी मार्ग है जिससे रक्त प्रेशर से जाता है, और दूसरा जो है सीरा मार्ग। यहां जो ये देख रहे हैं चयनित परागम्य झिल्ली, सेम इसी पोजीशन में होता है, जो यहाँ हमारा कृत्रिम वृक्क काम करता है उसी तरह से काम करता है चयनित परागम्य झिल्ली। इसमें भी बहुत सारी, इसको इस ढंग से बनाया गया है कि यह अवशिष्ट पदार्थ को
अपोहन प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं। तो इसको समझने के बाद इसके धमनी को पाइप से जोड़ दिया गया है, फिर सिरा को पाइप से जोड़ दिया गया है। ये मशीन जो है उसमें इसका धमनी वाला भी जोड़ दिया गया और सिरा वाला जोड़ दिया गया। जैसे रक्त इसमें प्रवेश करेगा, यह चयनित परागम्य झिल्ली होती है और यहाँ है आपको अपोहन के लिए ताजा विलयन, क्योंकि जिस तरह हमारा नेफ्रॉन अवशिष्ट पदार्थों को निकालता है तो जल में घुल के मूत्र बन के निकलता है, इसी तरह इसमें अपोहन के लिए ताजा विलयन का प्रयोग किया जाता है। और यह जो चयनित परागम्य झिल्ली है, इससे गुजरने के उपरांत रक्त में जितना नाइट्रोजनी यूरिया व्यर्थ पदार्थ है वह अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषित। अवशोषित होने के बाद इस नली से यह निकलकर और मूत्र या यूरिया के रूप में हमारे रक्त से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जो रक्त शुद्ध हो गया, इस मशीन के द्वारा रक्त जो शुद्ध हो गया, उस रक्त को फिर शरीर में वापस भेज दिया जाता है। ये क्रम स्थिति के अनुसार इस व्यक्ति का वृक्क में किस तरह का प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसका अनुमान करता है। उस रेशियो से कृत्रिम वृक्क या को प्रयोग करके इस व्यक्ति के रक्त को शुद्ध करता है। तो यहाँ कृत्रिम वृक्क के द्वारा एक व्यक्ति जिसका वृक्क खराब है यानी किडनी डैमेज है, उसको सेम यहाँ और यहाँ सेम प्रक्रिया के द्वारा रक्त को शुद्ध करके फिर वापस उसके शरीर में भेजा जा रहा है। तो यह एक मानव द्वारा निर्मित मशीन है, इसको हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। और यह सेम वही काम करती है जो यहाँ हमारा कोशिका कुछ करता है। और यह हमारे शरीर में निरंतरण होने वाली क्रिया है, इसलिए जो नेफ्रॉन की क्रिया है वह निरंतरण होती रहती है। हमारे रक्त में श्वसन के बाद आपको मालूम है, श्वसन के बाद ग्लूकोज, उसके बाद आपको नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ बनता है। निरंतरण श्वसन होता रहता है और रक्त में यूरिया और नाइट्रोजन पदार्थ घुलता रहता है। वे हमारे कोशिका गुच्छ से गुजरता है, उसके बाद वृक्काणु की नलिका से गुजरता है। उसमें से जितना व्यर्थ पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानि कर सकता है, उसको अवशोषित करता है और संग्राहक वाहिनी में जमा करता है, मूत्राशय में जाता है और मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये आज के लिए अंतिम है। इसके बाद हम पूरा पाठ का विश्लेषण करेंगे। इस पर प्रश्न जो पूछने का तरीका है, आपको पहला वृक्क का सचित्र वर्णन करें। तो वृक्क का मतलब ही है नेफ्रॉन, या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। तो नेफ्रॉन का चित्र बनाना होगा, सबको नामांकित करना होगा और यहाँ से क्रिया विधि स्टार्ट करना होगा। क्रिया विधि बहुत सरल है, आप फिर ध्यान दीजिए, अभी आ जाएगा। यहाँ से यहाँ कोशिका कुछ रिफाइन करती है, जटिल रिफाइन करती है। इसके बाद भी कुछ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लौड़ और अतिरिक्त जल बच जाता है, वह आती हमारी वृक्काणु की नलिका में। यह नलिका में रक्त वाहिकाएं होती है, जितना आवश्यक है फिर उसको अवशोषित करती है। अवशोषित करके रक्त को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। उसके बाद संग्राहक वाहिनी में आता है और मूत्र मार्ग से मूत्र के रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है। तो यह है नेफ्रॉन की क्रिया विधि। फिर यहाँ हम आपको वही बात बोले हैं कि अगर किसी व्यक्ति का
किडनी खराब है, उस स्थिति में तत्काल इलाज के लिए आप कृत्रिम वृक्क अपवहन या डायलिसिस के नाम से प्रश्न पूछता है। एक दो बार इसको चित्र सहित पूछा है, चित्र सहित वर्णन करें। तो ध्यान रखिएगा, अगर चित्र सहित वर्णन पूछेगा तो ऐसा आपको संरचना बनाना होगा और सेम जो चीज आप यहाँ याद किए हैं सेम उसी को यहाँ आपको समझा देना है। बस याद रखना है कि वहां की जो कोशिका गुच्छ हमारे दिखाई दे रहा है, यहाँ चयनित परागम्य झिल्ली की नलिका है और इसके माध्यम से रक्त में उपस्थित जितना नाइट्रोजनी व्यय पदार्थ अलग हो जाता है। तो यह दो चित्र आपके सामने हैं, बहुत आसान, बहुत सरल है। इसको एक बार अध्ययन करिए और एक बात आपसे कहने जा रहे हैं, इसके बाद पूरे जीव प्रक्रम जीव प्रक्रम पाठ से एक वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में पोषण से लेके श्वसन, हृदय की क्रियाविधि, ग्लूकोज का विघटन और अंत में नेफ्रॉन और कृत्रिम वृक्क, सारे मुख्य पॉइंट को वर्णन करेंगे और इस पर आने वाला जितना भी सवाल है सारे सवाल को बोर्ड पर हम बताएंगे और हल कराएंगे। लेकिन एक काम आप करिएगा, क्योंकि हम क्रम बाई क्रम, यह हमारा 9 वीडियो है, 9वां वीडियो है, तो हर वीडियो में हम अलग अलग बात को बताए हैं। सारी बात को एक जगह लाने के लिए आपको पहले वाला वीडियो को देखना पड़ेगा। आप जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वह पहले वाला वीडियो जितना जल्दी हो सके देख लें, क्योंकि इसके बाद जब हम पूरा जीव प्रक्रम का अध्ययन कराएंगे तो उसमें सारे वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात बताए हैं सबकी आवश्यकता होगा। इस पर प्रश्न, जितना भी प्रश्न बनेगा उसका उत्तर हम वीडियो के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यही आज का आपका अंतिम पाठ का अंतिम है, नेफ्रॉन और कृत्रिम वृक्क, जिसको ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए। इसके पहले वाला सारे वीडियो को देखिए और एक वीडियो हमारा अंत में देखिए जो पूरा पाठ को कंप्लीट कर देगा। तो प्रिय बच्चों, आप ध्यान दीजिए, इसको समझिए और इसके बाद हमारा अंतिम वीडियो देखिए। उसके बाद सारे प्रश्न जितना बोर्ड में आ सकता है, सारे प्रश्न का हल आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा चित्र की जटिलता है, लेकिन जीव विज्ञान में चित्र का बहुत महत्व है। लगभग इसका 5 अंक का जो भी प्रश्न आएगा, 5 अंक का जो भी प्रश्न आएगा सबको सचित्र वर्णन ही होगा, सचित्र वर्णन। तो आपको जो भी बताया जा रहा है चित्र के द्वारा बताया जा रहा है। इससे ये फायदा है कि बोर्ड में आने के बाद और चित्र के द्वारा जो चीज समझते हैं वह बोर्ड ने भविष्य में आने वाला कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप देंगे, इसी सब पहलू से प्रश्न बनता है। आपका बेस बहुत मजबूत होगा, इसलिए इसको अच्छा ढंग से समझिए। इसके बाद बीते हुए वीडियो को देखिए और अंतिम वीडियो हमारा आएगा, आप देखिएगा एक भी प्रश्न चाहे कुछ भी बोर्ड द्वारा पूछा जाए सबका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। फिर इसके बाद जो बोले हैं उसको ध्यान रखिए और अगला वीडियो में हम कंप्लीट जीव प्रक्रम पर चर्चा करेंगे और सारे प्रश्न को हल कराएंगे। थैंक यू प्रिय बच्चों।